हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। फ्रेंड्स, टॉपिक की भाषा को बड़े ध्यान से समझिए। लिखा है किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव वाला टॉपिक तो हम पहले भी कर चुके हैं। हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में विभव निकाला है, अक्षीय और निरक्षीय। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, किसी भी बिंदु पर, मतलब अब यहां पर ये आवश्यक नहीं है कि बिंदु हमारा अक्षीय स्थिति में हो या निरक्षीय स्थिति में हो, वो तो कहीं पर भी होगा, तब भी हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उस पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए तो आपको ये वीडियो मेरा आज का पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसी डेरिवेशन में जो आंसर मिलेगा उससे अक्षीय स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव दोनों निकालकर दिखाने वाला हूं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ये चित्र में एक द्विध्रुव ए बी माना गया है, जिस पर आवेश माने हैं -q और +q। इनके जो बीच की दूरी है वो मानी गई है 2a और इसका मध्य बिंदु माना है हमने O। इसलिए A से लेकर O तक की दूरी है a और O से लेकर B तक की दूरी भी है a। तो कुल दूरी कितनी हो गई, a + a 2a। अब इस द्विध्रुव को हमने रखा हुआ है कैपिटल K, ये कैपिटल K परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में, मतलब इसके आसपास जो माध्यम है वो माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये थीटा कोण पर हमने कोई बिंदु लिया है P। अब इस P बिंदु पर आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं द्विध्रुव हमारा दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, ये माइनस का Q और प्लस का Q। और किसी एक बिंदु आवेश के कारण जब हम इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वो तीव्रता इस आवेश की बिंदु P से जो दूरी है उस पर निर्भर करती है। तो इसका फॉर्मूला जो है उसमें इस दूरी AP या +q से दूरी जो BP है, आपको इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये वैल्यूज हमने अक्षीय स्थिति में भी निकाली थी, निरक्षीय में भी निकाली थी, यहां पर भी निकालनी पड़ेंगी। लेकिन अब आप चित्र में ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो द्विध्रुव AB है, इसके मध्य बिंदु O से ये दूरी R है और A से P हमको ज्ञात करना है। तो हम A से लेकर O तक की दूरी है A, ये जानते हैं। O से लेकर P तक की दूरी है R, ये भी जानते हैं। लेकिन A से लेकर P तक की दूरी है, ये नहीं जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि निरक्षीय स्थिति में भी हम इस AP को नहीं जानते थे, तो हमने इसमें लगाई थी पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या अभी हम वो लगा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो AOP है ये समकोण त्रिभुज नहीं है। इसलिए अगर आप निरक्षीय स्थिति वाले समकोण त्रिभुज की मेथड इसमें यूज करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मतलब इस AP की वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? तो हमने सोचा कि यदि ये समकोण त्रिभुज बन जाए तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस भुजा को, ये जो OP भुजा थी हमारी, इसी को यहाँ आगे बढ़ा दिया और ये लंब डाल दिया एक AC। अब AC लंब आ जाने से APC या ACP जो आपको दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये जो C है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है? जी हाँ, लग सकती है। लेकिन अब पाइथागोरस प्रमेय यदि हम लगाएंगे तो उसमें जब हमको दो भुजाएं ज्ञात होती हैं तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी तीन भुजा कौन सी हैं? एक है AP, एक PC और एक AC। आप AC को जानते हैं? नहीं। आप AP को जानते हैं? नहीं। आप PC को जानते हैं? नहीं। आप केवल A से P से लेकर O तक की दूरी ही तो जानते हैं। तो कुल मिलाकर क्या बात हुई कि अब हमने समकोण त्रिभुज तो बना लिया है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय हमारी यहां पर भी नहीं लग सकती।
तो कुल मिलाकर यदि आपके माइंड में निरक्षी स्थिति चल रही है तो वो यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है। हम निरक्षी स्थिति से इस डेरिवेशन में काम नहीं कर सकते हैं। मतलब वो समकोण त्रिभुज वाली जो मेथड वहां थी, वो पाइथागोरस प्रमेय से जो दूरी का निकालना था, वो यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर क्या करें? तो फिर देखिए, जो आपने ये जो ए से लंब डाला है इस पीसी पर, तो इस एसी लंब के कारण आप अगर चित्र को ध्यान से देखें तो ये जो ए से लेकर पी तक की दूरी है, वो पी से लेकर सी तक की दूरी के लगभग बराबर समझ में आ रही है। देखो आप, ये जो हमने यहाँ लंब डाल दिया, तो लंब डालने से देखो पी ओ तो छोटा है, लेकिन पी को जो हमने ये आगे बढ़ा दिया है, तो ये लंब डाल रहे हैं जब हम, तो हमको चित्र में दिख सकता है कि पी से लेकर ए तक की दूरी लगभग बराबर होगी पी से लेकर सी तक की दूरी की। तो फिजिक्स में लगभग तो हम मान सकते हैं, लगभग बराबर लेकर हम मान रख सकते हैं, हमने पहले भी कई बार रखे हैं। तो फिर हम ये मान लेते हैं कि जो एपी की वैल्यू है वो पीसी की वैल्यू के बराबर होगी। तो यदि हम पीसी का मान ज्ञात कर पाए तो एपी का मान हम वही लिखेंगे जो पीसी का होगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप देखो, पी से लेकर ओ तक की दूरी तो हम जानते हैं जो है आर। यदि हम ओ से लेकर सी तक की दूरी और ज्ञात कर लें तो आर में ओसी को जोड़ेंगे और एपी का मान मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि यदि हम पीसी का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो पीसी, पीओ और ओसी इनसे मिलकर बना है। पी से लेकर ओ तक की दूरी है आर, तो हमें केवल ओ से लेकर सी तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब ओसी की दूरी ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं जो ओसी है इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में आता है, ACO में, इसमें, और ये आधार भुजा बन रही है। ये वाला एंगल थीटा था, तो ये भी क्या हो गया है? थीटा। तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या है? लंब। तो ये वाली कौन सी हुई? कर्ण। तो अब इसमें ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। हम ओसी की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं। एसी की वैल्यू क्या हम जानते हैं? तो नहीं जानते हैं। हम पी, ये जो ए से लेकर ओ तक की दूरी है, इस AO की दूरी को हम जानते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू है A। तो क्या इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ओसी का मान ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए। तो गणित बोलेगी नहीं कर सकते हो भैया। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तो तब लगाते हैं जब हमको समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं ज्ञात हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। लेकिन यहां पर तो केवल हम एक ही भुजा को जानते हैं, ये दो भुजा तो हम जानते ही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करें? तो फिर आपको अनुपात लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दो भुजाओं में अनुपात काम करते हैं। अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस माध्यम से हम काम करेंगे। तो अब देखिए कौन सा अनुपात लगाएं। तो हम आधार की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, ये कर्ण की वैल्यू हम जानते हैं। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं बताइए? कॉस में, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब यदि आप इस ओसी का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इस वाले समकोण त्रिभुज में आपको कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करके ओसी का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही चलिए इस वाली वैल्यू को चित्र में और समझ लेते हैं, इस बीपी की, फिर डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बीपी है इसकी वैल्यू भी हमको ज्ञात करनी थी। तो जो काम हमने यहाँ एपी के लिए किया था वही बीपी के लिए किया। मतलब बी से सामने वाली भुजा पर लंब डाला, BD। तो आप देखो ये बी से लेकर पी तक की दूरी है, ये लंब डाल देने से लगभग पी से लेकर डी तक की दूरी के बराबर है। मतलब PB लगभग बराबर है PD के। लगभग है, एग्जैक्ट बराबर नहीं कर रहा हूं, लगभग बराबर चित्र में हम देख सकते हैं। जैसे हमने लिया था ना PA लगभग बराबर PC, ऐसे ही PB लगभग बराबर PD। तो अगर PB की वैल्यू PD की वैल्यू के लगभग बराबर है तो फिर हम PD का मान ज्ञात करेंगे और वही मान PB के या BP के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो PD का मान कैसे ज्ञात करें?
तो वही चीज देखो, फिर गणित लगाएं इसमें। गणित क्या कहती है कि आप अगर पीडी की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो पी से लेकर ओ तक की जो दूरी है वो आप जानते हैं, तो इसमें से आप ओडी को कम कर दो। आर में से ये पी से लेकर ओ तक की दूरी जो आर है, इस आर में से ओ से लेकर डी तक की दूरी आप घटा दीजिए। ठीक है, तब ओडी कैसे निकालें? तो जो ओडी है वो हमारे इस ओ, ये जो ना बी ओ डी, इस वाले समकोण त्रिभुज में आधार है। जैसे यहां देखा था हमने, तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। तो क्या करें? आधार और कर्ण में फिर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब फिर कॉस थीटा। तो अब हम यहां चित्र में ये समझ गए हैं कि हम इन दो जो छोटे छोटे समकोण त्रिभुज हैं, इसमें हम कॉस थीटा की सहायता से ओसी और ओडी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसकी सहायता से फिर हम पीसी और पीडी की वैल्यू निकालेंगे। फिर उनकी सहायता से हम एपी और बीपी का मान बनाएंगे। चलिए, अब चित्र समझने के बाद यही सारा काम मैं डेरिवेशन में आपको करके दिखाता हूं। ये लिखा हमने एसी लंब ओसी खींचा है, ये ओसी इस एसी लंब ओसी पर खींचा। बीडी लंब ओडी, ये जो बीडी है वो ओडी पर लंब खींच दिया है। अब हम आगे समकोण त्रिभुज बीडीओ में, बीडीओ कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। आधार बटे कर्ण, आधार है ओडी, कर्ण है ओबी। तो यहां से ओडी की वैल्यू क्या बनेगी? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो ओडी की वैल्यू आई ओबी इंटू कॉस थीटा, और ओबी का मान कितना है? ए। ये बन गया ए कॉस थीटा। अब देखिए, मैं वही लिख रहा हूं कि जो बीपी है, ये जो बीपी है, ये लगभग किसके बराबर है? डीपी के, डीपी के। तो अब अगर डीपी की वैल्यू हम ज्ञात कर पाए तो बीपी की वैल्यू मिल जाएगी। तो डीपी का मान कैसे निकालें? जो मैं चित्र बताता है आपको, देखो कैसा। ओ, ये जो ओ है पी तक की दूरी, ओपी, इस ओपी में से किसको कम कर दो आप? ओ डी को। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ओपी माइनस ओडी। ओपी की वैल्यू कितनी? आर। ओडी की वैल्यू ये निकाली थी आपने, ए कॉस थीटा। तो यही वैल्यू अब हम किसकी मान के चलेंगे? बी पी की। अब याद रखना इसको, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा हो जाएगा। बीच बीच में कहीं आप रास्ता भटक गए तो ढूंढते रह जाओगे। फिर समकोण त्रिभुज एसीओ में, एसीओ, इस एसीओ में चलिए। तो एसीओ में फिर लगाना है कॉस थीटा। ये होगा आपका आधार, ये होगा कर्ण, मतलब ओसी अपॉन ओ ए या एओ, ओसी अपॉन ओ ए। तो ओसी की वैल्यू निकालना है, ओ ए का कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आ गया ओसी इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा। चित्र में देखो, ओ ए की वैल्यू भी कितनी है? ए। तो ये हमने वैल्यू यहां पर लिख दी ए, तो आ गया ए कॉस थीटा। अब पी सी की वैल्यू मिलने वाली है हमें, जो किसके बराबर है? एपी के। तो देखो, एपी लगभग बराबर माना हमने सीपी या पीसी एक ही चीज है। तो सीपी को हम क्या लिख सकते हैं? ये सी से लेकर पी तक की दूरी या पी से लेकर सी तक की दूरी क्या होगी? ये लिखा मैंने ओसी प्लस ओपी। ये ओसी, ये ओसी, ये प्लस ओपी, ये ऊपर वाला। तो ओसी की वैल्यू, ये ओसी की वैल्यू कितनी है? ए कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा। ओपी की वैल्यू चित्र में देखो, ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है? आर। तो ये लिख दिया हमने यहाँ आर। तो अब हमारे पास एपी और बीपी की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम लगाएंगे बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला, उसमें रखेंगे दूरी का मान, और डेरिवेशन को हम आगे बढ़ा देंगे जैसे पहले बढ़ाया करते थे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि के परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। माइनस क्यू अपॉन में आती है दूरी। तो दूरी कितनी है? ए से लेकर टी तक की दूरी है, तो लिख दिया हमने एपी। आवेश कितना था? माइनस क्यू, तो माइनस क्यू आ गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सेम टू सेम आ गया। ये माइनस का क्यू भी सेम टू सेम है। एपी की वैल्यू हमने यहां निकाली है क्या? जी हाँ, निकाली है। कितनी है? ए कॉस थीटा प्लस आर, या आर प्लस ए कॉस थीटा, एक ही बात है। तो लिख दिया हमने आर प्लस ए कॉस थीटा। यूनिट क्या लिखी है? वोल्ट, क्योंकि हम एसआई पद्धति में चल रहे हैं। ये कैसे पता चलता है? इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। अगर ये होगा इसका मतलब हम एसआई यूनिट में चल रहे हैं।
और अगर सीजीएस में होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी जाती है 1, फिर ये नहीं आता, फिर केवल यहाँ 1 आता। ऐसे ही निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, फॉर्मूला वही है बिंदु आवेश का, देखो 1/4πε0 के प्लस क्यू था तो प्लस क्यू आ गया। दूरी देखो, ये प्लस क्यू आवेश की दूरी देखो, बी से लेकर पी तक की दूरी है, लिख दिया हमने बीपी। बीपी की वैल्यू निकाली है क्या? जी हाँ निकाली है, ये थी बीपी। आर माइनस ए कॉस थीटा, तो ये आ गया आर माइनस ए कॉस थीटा। अब हमको बिंदु पी पर जो विभव ज्ञात करना था वो अलग अलग दोनों आवेश के कारण हमने निकाल लिया है। तो अब बनाएंगे इसका परिणामी अदिश राशियों में डायरेक्ट जोड़कर निकाल दिया जाता है। वी ए की वैल्यू लिखी, वी बी की वैल्यू लिखी। अब इसको प्लस करना है, गणित क्या कहती है बताओ? तो जो कॉमन है सबसे पहले उसको बाहर निकालो। तो ये क्यू दोनों में आ रहा है, माइनस छूट जाएगा, क्यू तो लेकिन है, तो क्यू दोनों में आ रहा है, 1/4πε0 के दोनों में है, तो ये बाहर निकाल दिया। क्या बचा यहाँ? ये माइनस और ये 1, तो माइनस का 1, नीचे है r प्लस ए कॉस थीटा, बगल में है प्लस, फिर 1/r माइनस ए कॉस थीटा। इसको बाहर रखिए, अब अंदर वाले इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम लेंगे तो नीचे का आपस में इंटू हो जाएगा, ये देखो इंटू करके लिख दिया, ऊपर से क्रॉस इंटू होगा, तो ये r -1 में हुआ तो माइनस के r हो गए, फिर -1 का माइनस ए कॉस थीटा में हुआ तो माइनस प्लस के कॉस थीटा बन गए हैं। अब इसका इस साइड क्रॉस करिए तो r का 1 में होगा, r ए कॉस थीटा का 1 में हुआ तो ए कॉस थीटा, माइनस के r प्लस के r हुए कैंसिल, तो ऊपर बचेगा ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा मतलब 2a कॉस थीटा। नीचे क्या बचेगा? r प्लस ए कॉस थीटा इंटू r माइनस ए कॉस थीटा। तो ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पे क्या हो गया? आर स्क्वायर, बी की जगह क्या है? ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। लेकिन इस आंसर में हम क्या देख रहे हैं? ये जो q इंटू 2a है, इस q इंटू 2a को तो हम p कहते हैं, p मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब जब आप q इंटू 2a को p लिख सकते हैं तो ऐसा हम लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन को जितना हम छोटा कर सकते हैं उतना हम करते हैं। तो अभी q इंटू 2a इसको लिख दिया हमने p, तो ये दोनों हट जाएंगे, आ जाएगा p, तो क्या गया p cos थीटा, ये cos थीटा आ गए। नीचे ये लिखाई है 4πε0 के r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर है जब हमने माध्यम लिया है वो जिसका परावैद्युतांक है k। यदि हम माध्यम लेते हैं वायु या निर्वात, तो आप जानते हैं k की वैल्यू वायु निर्वात के लिए कितनी होती है? 1, तो आप यहाँ पर 1 कर दीजिए। जब यहाँ 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/4πε0, ये लिखा हुआ है, k हो गया 1, बाकी बचा p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसी को सीजीएस में ज्ञात करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? यूनिट चेंज करो पहले तो। वोल्ट को क्या लिखेंगे बताओ? सीजीएस क्या होती है? सोचो। हाँ सही सोच रहे हैं आप, स्थित वोल्ट। और ये यहां से हट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। सीजीएस में 1/4πε0 जो है इसकी वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार आपने ये जो अपना डेरिवेशन किया था कि हम किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं, वो यहां करके दिखा दिया। ये आ गया बिंदु P। अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो, इस बिंदु P की स्थिति जो कि दूरी है r और एंगल है थीटा। r दूरी और ये हो गया थीटा। अब आप r की वैल्यू चेंज कर लो या थीटा की वैल्यू चेंज कर लो तो आपको b की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब मैंने आपसे कहा था कि डेरिवेशन के लास्ट में मैं आपको जो आंसर मिलेगा उससे अक्षीय और निरक्षीय का भी आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अब आप देखिए, ये जो आपके पास v है, अब मैं इस v को अक्षीय और निरक्षीय के लिए निकालता हूं। तो आप एक बार जरा चित्र में देखें, यदि बिंदु P की स्थिति अक्षीय स्थिति में होती तो ये जो बिंदु P है ये क्या यहां होता? नहीं, ये क्या होता? अक्ष। अक्ष मतलब इस AB को आगे बढ़ाकर जो हमको रेखा मिलती उस पर। तो यदि बिंदु P इस AB वाली रेखा पर होता तो इस थीटा की वैल्यू क्या होती? मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हो ये ऐसी ना होकर पर कैसी जाती? ऐसी हो जाती, इसी डायरेक्शन में होती। इसका मतलब थीटा 0 हो जाता। तो जब हम अक्षीय स्थिति देखेंगे तो थीटा की वैल्यू लिखेंगे 0, और निरक्षीय देखेंगे तो बिंदु P कहाँ होता है? इसके लंबार्धक पर, मतलब ये लंबवत भुजा होनी चाहिए थी, तो ये बिल्कुल सीधा जाता। तो लंबवत मतलब थीटा की वैल्यू
90 डिग्री। तो जब हम अक्षीय स्थिति निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू लेंगे 0, निरक्षीय में लेंगे थीटा की वैल्यू 90, और फिर हम देखेंगे क्या ये हमारे वही आंसर हैं जो पहले आए थे या हम कुछ गलती कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए, आपने अक्षीय स्थिति के लिए थीटा की वैल्यू लिखी 0, फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू लिख दी 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हुआ 1, 1 का ए स्क्वायर में इंटू कर दो तो ए स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया। बाकी सब चीज तो सेम टू सेम चल रही है। अब यहां पर आपने ये जो r और a दो दूरियां ली हैं, इन दोनों में यदि r की वैल्यू हम बहुत ज्यादा ले लें a की तुलना में, तो जो छोटा है वो लगभग 0 हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हमने जो 0 माना है, इस 0 को जब आप यहां पर पुट करेंगे, यहां वैल्यू रखेंगे 0, तो क्या बचेगा p/r²। अब बताओ आप सोचकर कि क्या ये वही आंसर है जो अक्षी में आया था, या ये भी वही आंसर है। ये दोनों कंडीशन में निकाली थी, इसके साथ परावैद्युत माध्यम वाली भी निकाली थी, तो यहाँ किया जाएगा। अभी ये मैं वायु अनुपात के लिए देख रहा हूं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बता दिया है कि v की जो वैल्यू है वो 1/r² के समानुपाती है, या r² के व्युत्क्रमानुपाती है। यही हमारा अक्ष स्थिति का आंसर था। तो देखो, मैंने एक वादा निभा दिया अपना। आपसे कहा था अक्षीय में बताऊंगा, अब निरक्षीय में तो आप निकाल सकते हैं। रखिए यहां वैल्यू थीटा की 90, करिए इसको सॉल्व, अब बताइए क्या आता है। मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए चेक करते हैं। तो आपने लिखा थीटा की वैल्यू 90, तो थीटा की वैल्यू ये लिखी 90, यहां लिखी 90, cos 90 की वैल्यू हो गई 0, ये 90 की वैल्यू हो गई 0, 0 का p में इंटू कर दिया, ये हो गया 0। नीचे ये a स्क्वायर में 0 का इंटू हुआ, ये भी हो गया 0। तो अब क्या बचा आपका, नीचे बचा 4πε0 और r², ऊपर क्या बचा 0। अब 0 में किसी का भी भाग लगा दो भैया, आंसर क्या आता है 0। तो आप सोच लीजिए, क्या 0 निरक्षीय में था विभव में? जी हाँ, यही था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो निरक्षीय वाला देखा हो तो आप समझ जाएंगे यही आंसर था। तो ये तो सब कुछ सही सही आ गया। हाँ, तो ये जो डेरिवेशन हमने किया है, इस डेरिवेशन में जो क्वेश्चन था उसने कहा था किसी भी बिंदु पर, तो किसी भी बिंदु का मतलब आप इस डेरिवेशन की सहायता से अक्षीय, निरक्षीय या और भी कोई स्थिति है, वो सारी स्थितियों में विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जल्दी से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए।